अध्याय है ऊतक भाग 1, जिसमें हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि ऊतक का परिचय क्या होता है और दूसरा हम पढ़ेंगे कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ऊतक क्या होते हैं। दोस्तों, हमने अपने पिछले अध्याय में कोशिका के बारे में पढ़ा था, जिससे हमें ये पता चला था कि कोशिका हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है। चाहे जो भी जीवित जीव है, जैसे कि मैं, आप, कीड़े, पशु, सभी कोशिकाओं से बने होते हैं और सभी इन कोशिकाओं की मदद से कुछ न कुछ कार्य करते हैं। एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक से ज्यादा कोशिकाओं द्वारा संपन्न होते हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों को करने के लिए सक्षम होती हैं। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। कोशिका के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को भी अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मनुष्यों के शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं एक तरह के कार्य करने को संपन्न करने के लिए दक्ष होती हैं। वह सदैव एक समूह में ही होती हैं। इससे हमें ये ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशेष समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का ये समूह ऊतक कहलाता है और हम यह भी कह सकते हैं कि ऊतक कोशिकाओं का समूह होते हैं जिनकी एक समान संरचना होती है और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए ये एक साथ कार्य करते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि कोशिका के समूह से ऊतक बनता है। भिन्न भिन्न ऊतक मिलाकर अंग बनाते हैं और फिर भिन्न भिन्न अंग मिलकर अंग प्रणाली बनाते हैं और इस तरह एक जीव बनता है। बिल्कुल इसी तरह पेड़ पौधों में भी होता है। पौधों की एक से ज्यादा कोशिका मिलकर ऊतक बनाती है और इसी प्रकार ऊतक मिलकर पौधों का एक अंग बनाते हैं, जैसे कि पत्ता, और इसी तरह एक पेड़ पत्तों से मिलकर बन जाता है। तो यदि हम देखें तो मूल इकाई तो हमारी कोशिका ही है, लेकिन कोशिका मिलाकर बनाते हैं ऊतक और ऊतक मिलकर बनाते हैं जो भी हमारे अंग होते हैं और जो भी पेड़ पौधों के अंग होते हैं। ऊतक के दो प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला है पादप ऊतक और दूसरा है जंतु ऊतक, जिसके बारे में हम एक एक कर पढ़ेंगे। उससे पहले एक प्रश्न है कि क्या ये पादप ऊतक और जंतु ऊतक एक जैसे ही ऊतकों के समूह से बने होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जंतु ऊतक और पादप ऊतक अलग अलग तरह के ऊतक से बने होते हैं। इसका कारण क्या होता है, चलिए ये देखते हैं। दोस्तों, हमारे और पेड़ पौधों में बहुत से अंतर होते हैं, जैसे कि हम खा सकते हैं, खेल सकते हैं और पढ़ सकते हैं, चल भी सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे ऐसा नहीं कर सकते। ना तो वे चल सकते हैं, ना तो वे पढ़ सकते हैं और ना ही वे खेल सकते हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं जो केवल जंतु ही कर सकते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जंतु ऊतक और पादप ऊतक एक जैसे ही ऊतकों से नहीं बने होते हैं। दोस्तों, अब हमने यह तो जान लिया कि जंतु ऊतक और पादप ऊतक होते क्या हैं। चलिए अब यह देखते हैं कि जंतु ऊतक और पादप ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, पादप ऊतक के दो प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला है विभज्योतिक और दूसरा है स्थायी ऊतक। जंतु ऊतक के चार प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला है एपिथेलियमी ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक,
तीसरा है पेशीय ऊतक और चौथा है तंत्रिका ऊतक। इन सब के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि ऊतक क्या होते हैं और दूसरा ऊतक के कितने प्रकार क्या होते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पादप ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हमारे और पौधों के बीच में काफी सारे अंतर होते हैं, जैसे कि हम चल सकते हैं, खा सकते हैं और खेल सकते हैं, लेकिन पौधे हमारी तरह बिल्कुल नहीं कर सकते। पौधे हमेशा स्थिर और नियत होते हैं, मतलब वे एक जगह पर ही खड़े रहते हैं। पौधों को जीवित रहने के लिए कम आवश्यकता होती है ऊर्जा की, जबकि हमें जीवित रहने के लिए ज्यादा आवश्यकता होती है ऊर्जा की। पौधों में अधिकांश ऊतक मृत होते हैं और विकास सिर्फ सीमित क्षेत्र में ही होता है। दोस्तों, चलिए अब हम पढ़ते हैं कि पादप ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। पादप ऊतक के दो प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला है विपज्य ऊतक और दूसरा है स्थायी ऊतक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि विपज्य ऊतक क्या होते हैं। दोस्तों, विपज्य ऊतक सरल जीवित ऊतक होते हैं जो कि नई कोशिकाओं के विभाजन और गठन में सक्षम होते हैं। उदाहरण के तौर पर जड़ें और शाखाएं। ये जहाँ कोई भी नई टहनियां या शाखाएं निकल रही होती हैं किसी भी पौधे में, वहां पाए जाते हैं। दोस्तों, विपज्य ऊतक के तीन प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला है शीर्षस्थीय विपज्य ऊतक, दूसरा है अंतःवृष्ट विपज्य ऊतक और तीसरा है पार्श्व विपज्य ऊतक। चलिए इसे चित्र में देखते हैं। ये चित्र विपज्य ऊतक का है, जिसमें शीर्षस्थीय विपज्य ऊतक, अंतःवृष्ट विपज्य ऊतक और पार्श्व विपज्य ऊतक मौजूद है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि शीर्षस्थीय विपज्य ऊतक क्या होते हैं। शीर्षस्थीय विपज्य ऊतक जड़ों और शाखाओं की बढ़ती युक्तियों पर मौजूद होते हैं। यह जड़ों और तनों को बढ़ाव की ओर ले जाते हैं और पौधे की प्राथमिक वृद्धि में भी मदद करते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि एक कोई पौधा है, तो जिस तरफ ये पौधे विकास करेंगे, शीर्षस्थीय विपज्य ऊतक उसकी आखिर की युक्तियों में ही मौजूद होंगे। इसी तरह से पौधे की जड़ों में भी ये आखिर की युक्तियों में ही मौजूद होते हैं। ये जड़ों और शाखाओं को बढ़ने में भी मदद करते हैं और प्राथमिक वृद्धि में भी मदद करते हैं। चलिए दूसरा हम पढ़ते हैं अंतःवृष्ट विपज्य ऊतक। ये इंटरनोड्स में मौजूद होते हैं और अंतःवृष्ट विपज्य ऊतक शीर्षस्थीय विपज्य ऊतक का ही हिस्सा होते हैं, जो कि विकास के दौरान पीछे रह जाते हैं और ये पौधे के अनुदैर्ध्य विकास में भी मदद करते हैं। चलिए इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। ये जो भी मुख्य शाखा होती है जिसमें से एक नई टहनी निकलती है, ये वहीं पे मौजूद होते हैं। जो शीर्षस्थीय विपज्य ऊतक है वो जड़ों और शाखाओं को बढ़ाता चलता है। शीर्षस्थीय विपज्य ऊतक का ही हिस्सा जो कि पीछे रह जाता है, उसे ही अंतःवृष्ट विपज्य ऊतक कहते हैं। तीसरा है पार्श्व विपज्य ऊतक। के माध्यमिक विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये संवहनी ऊतक को भी जन्म देते हैं और पौधे के अनुदैर्ध्य पक्ष में भी साथ देते हैं। दोस्तों, इस चित्र में हमें कुछ पंक्तियां दिखाई दे रही है, मतलब कुछ लाइन्स दिखाई दे रही है। यही पार्श्व विपज्य ऊतक कहलाता है। ये शाखा की चौड़ाई को बढ़ाता है जैसे जैसे पौधा विकास करता है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि स्थायी ऊतक क्या होते हैं। स्थायी ऊतक के पास निश्चित आकार होता है। ये मृत या जीवित हो सकते हैं। स्थायी ऊतक विभाजित नहीं होते। दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा कि विपज्य ऊतक विभाजित हो सकते हैं, परंतु स्थायी ऊतक जो होते हैं वे विभाजित नहीं हो सकते हैं। स्थायी ऊतक के दो प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है सरल स्थायी ऊतक और दूसरा होता है जटिल स्थायी ऊतक।
दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ सरल स्थायी ऊतक के ही बारे में पढ़ेंगे। यह चित्र सरल स्थायी ऊतक को दर्शा रहा है, जबकि यह चित्र जटिल स्थायी ऊतक को दर्शा रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि सरल स्थायी ऊतक क्या होते हैं। दोस्तों, सरल स्थायी ऊतक के दो प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला है सुरक्षात्मक ऊतक और दूसरा है सहायक ऊतक। सरल स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं और इन कोशिकाओं का कार्य और आकार एक ही जैसा होता है। सुरक्षात्मक ऊतक के दो प्रकार होते हैं, जिसका सबसे पहले है एपिडर्मिस और दूसरा है कॉर्का फिलालम। सबसे पहले हम एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, एपिडर्मिस पौधे के अंगों की बाहरी परत जैसे कि पत्ती, फूल और जड़ों में होता है। ये पौधे को संक्रमण से बचाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो ऊपर दिए गए चित्र में हमें कुछ पत्तियां सी दिखाई दे रही हैं। इन पत्तियों के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है, जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के ऊपर एक मोम की परत होती है, जिसे हम जल रोधक परत कहते हैं। इस पतली सी झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा। इस रंध्र में गुर्दे के आकार की कोशिकाएं होती हैं, जिसे बचाव कोशिकाएं कहते हैं। दोस्तों, ये चीजें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन चीजों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। यह चित्र एक पत्ती का सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा गया चित्र है। दोस्तों, आपको इस चित्र में गुर्दों के जैसा कुछ आकार दिख रहा होगा, जिसे हम रंध्र कहते हैं, मतलब स्टोमेटा। दोस्तों, एपिडर्मिस का कार्य पौधों को सूखने से और खराब होने से बचाना होता है, और जो ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा गैसीय उत्सर्जन की अनुमति देते हैं और ये पानी के वाष्प बनकर ना निकलने की प्रक्रिया में भी मदद करते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं कि कॉर्क और फिलालम क्या होते हैं। दोस्तों, हमने कोशिका वाले अध्याय में पढ़ा था कि कॉर्क क्या होता है। अगर आपको याद हो तो हम जानते हैं कि कॉर्क पेड़ की एक छाल होती है, मतलब जो भी पेड़ का तना होता है। इसमें कोई भी छिद्र मौजूद नहीं होता। ये पौधों को मजबूती प्रदान करता है। कॉर्क का उपयोग क्रिकेट बॉल, टेबल टेनिस आदि बनाने के काम में भी आता है। ये सिर्फ मृत कोशिकाओं से ही बने होते हैं। कॉर्क में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होते हैं और ये पौधों के संक्रमण को भी बचाता है। ये पौधों के लिए झटका, मतलब अगर हम किसी भी पेड़ को हिलाने की कोशिश करें तो वह नहीं हिलता है, उससे सहने के लिए क्षमता प्रदान करता है, मतलब पेड़ को मजबूती प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये होते हैं सुरक्षात्मक ऊतक। अगली वीडियो में हम सहायक ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। पादप ऊतक क्या होते हैं और सरल स्थायी ऊतक क्या होते हैं। सहायक पादप ऊतक का परिचय क्या होता है, जिसके बाद हम पढ़ेंगे कि जटिल पादप ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि सरल स्थायी ऊतक की दो प्रकार होती है, जिसमें सबसे पहला होता है सुरक्षात्मक ऊतक और दूसरा होता है सहायक ऊतक। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में सुरक्षात्मक ऊतक के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमें पता चला था कि सुरक्षात्मक ऊतक के दो प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है एपिडर्मिस और दूसरा होता है कॉर्का फिलालम। दोस्तों, हमें पता है कि एपिडर्मिस पत्ते के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है, जो कि पौधों को संक्रमण से बचाती है, जबकि दूसरी ओर कॉर्क एक पेड़ की छाल या तना होता है, जो कि पौधों को मजबूती प्रदान करता है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे सहायक ऊतक के बारे में। दोस्तों, सहायक ऊतक को तीन प्रकार में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है कॉलनकाइमा और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले हम पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे।
पैरेन्काइमा जीवित कोशिकाओं से बनी पतली दीवार वाली कोशिका होती है। यह प्रकाश संश्लेषण भोजन के भंडारण में भी मदद करती है और ये पौधों को मजबूती प्रदान करती है। यह चित्र पैरेन्काइमा को दर्शाता है, जो कि पौधों या पेड़ों की शाखाओं, पत्तों और जड़ों में मौजूद होता है। ये पौधों की नई वृद्धि के लिए भी जिम्मेदार होता है। इस चित्र में आपको दो सेक्शन दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें सबसे पहला सेक्शन है अनुप्रस्थ सेक्शन और दूसरा है अनुदैर्ध्य सेक्शन। अगर आप किसी पौधे को अनुप्रस्थ सेक्शन को काटकर स्लाइड बनाएं और उसे सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखें तो आपको उसमें बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं नजर आएंगी। ये सारी छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर पैरेन्काइमा ऊतक बनाती हैं। इसी तरह से अगर आप अनुदैर्ध्य सेक्शन के साथ भी करें तो आपको कुछ ऐसी संरचना नजर आएगी, जैसे कि इस चित्र में आपको अनुदैर्ध्य सेक्शन में नजर आ रही है। इसमें जो आपको सफेद हिस्सा दिख रहा है बीच में, उसे रिक्तिका कहते हैं, जो कि पानी को संचय करती है। अगला है कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा पेड़ की छाल, जड़ों और एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। ये पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। दोस्तों, इसका कार्य पौधों को मजबूती प्रदान करना होता है और ये मोटी दीवारों वाली कोशिकाओं से बना होता है। यह चित्र कॉलनकाइमा को दर्शा रहा है, जिसमें अनुप्रस्थ सेक्शन और अनुदैर्ध्य सेक्शन मौजूद है। दोस्तों, आपको अनुप्रस्थ सेक्शन में जो लाल लाल दिखाई दे रहा है वह कोशिका भित्ति है। ये कोशिका भित्ति मोटी होती है, जबकि दूसरी ओर अनुदैर्ध्य सेक्शन में जो आपको सफेद हिस्सा नजर आ रहा है उसमें रिक्तिका होती है, जो कि पानी का संचय करती है। तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा एक मजबूत ऊतक होते हैं, जो कि बेहद मोटी दीवारों वाली कोशिकाओं से बने होते हैं। ये तनों और पत्तियों की नसों में मौजूद होते हैं। दोस्तों, यह चित्र स्क्लेरेन्काइमा को दर्शा रहा है, जिसमें अनुप्रस्थ सेक्शन और अनुदैर्ध्य सेक्शन मौजूद है। इसमें अनुप्रस्थ सेक्शन में जो कोशिका भित्ति होती है वह मोटी दीवारों वाली होती है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा कि स्थायी ऊतक के दो प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है सरल स्थायी ऊतक और दूसरा होता है जटिल स्थायी ऊतक। दोस्तों, सरल स्थायी ऊतक के बारे में तो हमने पढ़ लिया है। चलो अब जटिल स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। जटिल स्थायी ऊतक क्या होता है? जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, जो मूल रूप से एक इकाई में एक साथ कार्य करते हैं। ये जैविक सामग्री जैसे कि पानी और खनिज पदार्थों के परिवहन में मदद करता है। जटिल स्थायी ऊतक के दो प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। सबसे पहले हम जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। जाइलम पौधों में एक संवहनी ऊतक है, जो पानी का परिवहन करता है और जड़ों में पोषक तत्वों को ऊपर की ओर भेजता है। यह चित्र जाइलम को दर्शाता है, जिसमें पानी और जड़ों में पोषक तत्वों का परिवहन ऊपर की तरफ हो रहा है। इनमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जो कि है ट्रैकेट्स, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। चलिए अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रैकेट्स के बारे में। ये पानी के चालन में शामिल मृत कोशिकाएं होती हैं, मतलब ये लंबे लंबे कोन वाली मृत कोशिकाएं होती हैं, जो कि पानी के परिवहन में योगदान देती हैं। यह चित्र जाइलम का है, जिसमें आपको जो हरा हरा हिस्सा नजर आ रहा है वह ट्रैकेट्स कहलाता है। दूसरा है वाहिका। वाहिका बेलनाकार ट्यूब जैसी संरचना होती है, जो कि इस तरह से एक दूसरे के ऊपर होती है ताकि ये पानी का परिवहन कर सके। इस चित्र में आपको जो बीच का हिस्सा नजर आ रहा है वह वाहिका कहलाता है। तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा। ये भोजन के भंडारण के लिए प्रयुक्त मोटी कोशिका होती है।
यह चित्र एक जाइलम का है, जिसमें वाहिका के पीछे एक लकीर सी होती है, जिसे हम कहते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। चौथा है जाइलम स्केलेन्काइमा। ये पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। इस चित्र में यह हिस्सा जाइलम स्केलेन्काइमा को दर्शाता है। अब हम पढ़ते हैं फ्लोएम के बारे में। ये पौधों का एक संवहनी ऊतक है जो नीचे की ओर और ऊपर की ओर चीनी और चयापंच उत्पादों को लेके जाता है। यह चित्र फ्लोएम को दर्शाता है। इनमें 4 प्रकार की कोशिका होती है, जिसमें छलनी ट्यूब्स, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा मौजूद होता है। चलिए अब इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि छलनी ट्यूब्स क्या होती हैं। यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक यौगिकों का परिवहन करता है। इस चित्र में आपको जो बीच का हिस्सा नजर आ रहा है उसे हम कहते हैं छलनी ट्यूब्स। दूसरा है साथी कोशिकाएं। छलनी ट्यूब्स में चीनी की गतिविधियों को विनियमित करता है। इस चित्र में आपको जो नीला हिस्सा नजर आ रहा है उसे हम कहते हैं साथी कोशिकाएं। तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा। यह खाना संचित करता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि जाइलम पैरेन्काइमा खाने का संचय करता है, उसी प्रकार फ्लोएम पैरेन्काइमा भी खाने का संचय करता है। इस चित्र में जो आपको बाहरी हिस्सा नजर आ रहा है उसे हम कहते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। चौथा है फ्लोएम फाइबर्स। ये छलनी ट्यूब्स को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। आपने जैसा कि पढ़ा कि बीच का हिस्सा हम कहते हैं छलनी ट्यूब्स। इसके बगल में एक पतली सी लकीर होती है जो कि छलनी ट्यूब्स को मजबूती प्रदान करने में सक्षम होती है, जिसे हम कहते हैं फ्लोएम फाइबर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा पहला कि सहायक पादप ऊतक क्या होते हैं, जिसके बाद हमने सीखा कि जटिल पादप ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। अब ऊतक भाग 4। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि जंतु ऊतक का परिचय क्या होता है, जिसके बाद हम पढ़ेंगे कि जंतु ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पौधों और मनुष्य में काफी सारे अंतर होते हैं, जैसे कि मनुष्य चल सकते हैं, खा सकते हैं, खेल सकते हैं, लेकिन पौधे ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होती है, जबकि पौधों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। मनुष्यों में अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं और विकास हर हिस्से में होता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ऊतक के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है पादप ऊतक और दूसरा होता है जंतु ऊतक। दोस्तों, पादप ऊतक के बारे में और उनके प्रकारों के बारे में तो हमने पढ़ लिया था। चलिए अब जंतु ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, जंतु ऊतक के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है एपिथेलियमी ऊतक, दूसरा होता है संयोजी ऊतक, तीसरा होता है पेशीय ऊतक और चौथा होता है तंत्रिका ऊतक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एपिथेलियमी ऊतक और संयोजी ऊतक के ही बारे में पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एपिथेलियमी ऊतक के बारे में। एपिथेलियमी ऊतक कोशिका की एकल परत से मिलकर बनता है। इसमें रक्त वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। ये सभी अंगों का आवरण करता है, जैसे कि त्वचा, मुंह का अस्तर आदि। गुर्दा नालिकाएं, रक्त वाहिकाएं का अस्तर इन्हीं ऊतक से मिलकर बनता है। दोस्तों, एपिथेलियमी ऊतक के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है शल्की, दूसरा होता है घनाकार, तीसरा होता है स्तंभाकार और चौथा होता है स्तरित शल्की। सबसे पहले हम शल्की के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, शल्की ऊतक नाक, मुंह, एल्वियोली जैसी गुहाओं का
अस्तर बनाते हैं। ये रक्त वाहिकाओं, जीभ और त्वचा का आवरण करते हैं। ये फर्श पर टाइल की तरह कोशिकाओं को अंतर व्यवस्थित करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इनमें एक एक कोशिका टाइल की तरह जुड़ी हुई है, जिसे शल्कीय ऊतक कहते हैं। शल्कीय ऊतक की बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर हमारी त्वचा बनाती हैं और ये बहुत सारे लेयर्स इसलिए जुड़ती हैं ताकि हमारे शरीर के अंदर की दूसरी लेयर बाकियों को नुकसान से बचा सके। दूसरा है घनाकार। इसकी कोशिका आकार में घनीभूत होती है। यह गुर्दे, थायराइड गुटिकाओं और ग्रंथियों में पाया जाता है। घनाकार यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। यह चित्र घनाकार को दर्शाता है। यह जर्मिनल एपिथेलियम को भी बनाता है, जैसे कि वृषण और अंडाशय। तीसरा है स्तंभाकार। यह स्तंभ की तरह संरचना होती है। यह पेड़ की परत को बनाता है और छोटी आंत और बड़ी आंत को भी बनाता है। यह चित्र स्तंभाकार को दर्शाता है। यह एक धागे की तरह स्तंभाकार सतह पर मौजूद होते हैं, जो कि मदद करते हैं हमारे शरीर के लिए जरूरत चीजों को सोखने के लिए। चौथा है स्तरित शल्की। यह परतों में व्यवस्थित स्तरित एपिथेलियम में से मिलकर बनता है। यह गर्भाशय और अन्य प्रणाली में भी पाया जाता है। यह चित्र स्तरित शल्की को दर्शाता है। जब शल्कीय ऊतक की बहुत सारी परतें आपस में उलझी हुई होती हैं, तो यह स्तरित शल्की कहलाती है, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। इस चित्र में बहुत सी शल्कीय ऊतक की परतें आपस में उलझी हुई हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं संयोजी ऊतक के बारे में। कोशिकाएं व्यापक रूप में फैली होती हैं संयोजी ऊतक में। इनका कार्य विभिन्न अंगों को सहायता प्रदान करना होता है और जोड़ना भी होता है। संयोजी ऊतक के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है एरियोलर ऊतक, दूसरा होता है एडिपोस, तीसरा होता है कंकाल और चौथा होता है तरल पदार्थ। चलिए अब इनके बारे में एक एक करके अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एरियोलर के बारे में। ये अंगों के अंदर रिक्त स्थान को भरता है। ये त्वचा, मांसपेशियों, नसों, रक्त वाहिकाओं के आसपास अस्थित मज्जा में पाया जाता है। यह चित्र एरियोलर को दर्शाता है। दूसरा है एडिपोस। ये त्वचा के नीचे हृदय और मस्तिष्क के आसपास नेत्र गोलक के नीचे पाया जाता है। यह इंसुलेटर की तरह काम करता है और शरीर से गर्मी के नुकसान को रोकता है। जैसे सर्दियों में हमें कंबल की जरूरत होती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में ऐसे बहुत से अंग हैं जिन्हें गर्मी की जरूरत होती है। तो जो एडिपोस ऊतक है, वह हमारे शरीर से गर्मी को जाने नहीं देता, मतलब ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। यह चित्र एडिपोस ऊतक को दर्शाता है। तीसरा है कंकाल। यह हड्डी, लिगामेंट, कंडरा, उपास्थि से बना होता है। हड्डी फ्रेम का कार्य करती है, जो शरीर को समर्थन देते हैं। हड्डी हमारे शरीर के लिए एक ढांचा बनाती है। ये बिल्कुल भी लचीली नहीं होती, मतलब ये मुड़ नहीं सकती है। यह कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। लिगामेंट दो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। कंडरा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। यह बिल्कुल रेशेदार होता है और बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। उपास्थि प्रोटीन और शर्करा से बनी होती है। ये नाक, कान, स्वर अंतर में मौजूद होती है। यह बहुत ही कम सख्त होती है दूसरी हड्डियों से, जैसे तो ये आसानी से मुड़ जाती है। चौथा है तरल पदार्थ। इन्हें रक्त कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है। रक्त कई पदार्थों जैसे कि गैस, हार्मोन,
आदि के परिवहन में मदद करता है। रक्त में प्लाज्मा होता है जिनमें लाल रक्त कोशिका, सफेद रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स होते हैं। लाल रक्त कोशिका लाल रंग की होती है जो कि हेमोग्लोबिन मतलब रक्त को बनाने के लिए मदद करती है। सफेद रक्त कोशिका सफेद रंग की होती है। यह हमारे शरीर को नुकसानदेह बीमारियों या जीवाणुओं से बचाती है। प्लेटलेट्स यह रक्त का थक्का बनाने में काम आते हैं। जैसे कि अगर हमें कहीं भी लग जाए तो एकदम से वहां पर रक्त का थक्का बच जाता है, तो यह काम प्लेटलेट्स द्वारा संपन्न होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि जंतु ऊतक क्या है और हमने 5वां भाग पढ़ेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि पेशीय ऊतक क्या होते हैं, जिसके बाद हम पढ़ेंगे कि तंत्रिका ऊतक क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ऊतक के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है पादप ऊतक और दूसरा होता है जंतु ऊतक। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जंतु ऊतक के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है एपिथेलियमी ऊतक, दूसरा होता है संयोजी ऊतक, तीसरा होता है पेशीय ऊतक और चौथा होता है तंत्रिका ऊतक। दोस्तों, एपिथेलियमी ऊतक और संयोजी ऊतक के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। चलिए अब हम पढ़ते हैं पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम पेशीय ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारे शरीर को गति देने में मदद करता है। यह विश्राम और संकुचन में सक्षम होता है। दोस्तों, जो पेशीय ऊतक होते हैं उन्हीं की वजह से हमारे शरीर में गति होती है। जैसे कि हम एक जगह से दूसरी जगह चल पाते हैं, जैसे कि हमारा हाथ हिलाना हो गया, पैर हिलाना हो गया और सिर हिलाना हो गया। जितनी भी ये सारी गतिविधियां होती हैं वो केवल पेशीय ऊतक द्वारा ही संपन्न होती है। दोस्तों, पेशीय ऊतक का काम सिकुड़ना और फैलना होता है। दोस्तों, पेशीय ऊतक के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है रेखित पेशी, दूसरा होता है चिकनी पेशी और तीसरा होता है कार्डिक पेशी। चलिए दोस्तों, अब इन सब के बारे में एक एक करके अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेखित पेशी के बारे में। इन्हें कंकाल पेशी भी कहा जाता है। दोस्तों, रेखित पेशी को कंकाल पेशी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शरीर के ढांचे से जुड़ी हुई होती है। ये मांसपेशियां कंकाल से कंडरा से जुड़ी होती है। ये मांसपेशियां थक जाती हैं और इन्हें आराम की जरूरत होती है। ये मांसपेशियां स्वैच्छिक होती हैं, मतलब ये अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। दोस्तों, यह चित्र रेखित पेशी को दर्शाता है। इसमें जो ऊपर दिए गए चित्र में आपको सफेद हिस्सा नजर आ रहा है उसे कंडरा कहते हैं और जो लाल हिस्सा नजर आ रहा है वह मांसपेशियां हैं। यह मांसपेशियां कंकाल से कंडरा से जुड़ी होती है। नीचे दिए गए चित्र में आपको छोटे छोटे बिंदु नजर आ रहे होंगे, इन्हें हम नाभिक कहते हैं। दोस्तों, रेखित पेशी में एक से ज्यादा नाभिक मौजूद होते हैं और ये बिल्कुल सीधे होते हैं। इनमें एक मुख्य प्रोटीन होता है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। इन्हीं के कारण हमारे शरीर में गति होती है। दोस्तों, दूसरा है चिकनी पेशी। ये मांसपेशियां एक समान होती है और तरक रूपी होती है। दोस्तों, तरक रूपी का मतलब होता है बीच से मोटा और कोणों से नोकीला। यह मांसपेशियां अनैच्छिक होती है। अनैच्छिक का मतलब होता है यह हमारी निरंतर में नहीं होती है। यह पेट, आंख की परितारिका आदि की दीवारों में पाई जाती है। यह चित्र चिकनी पेशी को दर्शाता है, जिसमें आपको नीचे दिए गए चित्र में नजर आ रहा होगा। इनकी कोशिका में केवल एक ही नाभिक होता है और ये बीच से मोटा होता है और कोणों से नुकीला होता है।
तीसरा है कार्डिक पेशी। यह मांसपेशियां अनैच्छिक होती हैं, मतलब हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। यह मांसपेशियों में सिकुड़ना और फैलना जीवन भर लगा रहता है। ये केवल दिल की दीवारों में ही पाई जाती है। यह एक केंद्रीय और शाखाओं वाली होती है। यह चित्र कार्डिक पेशी को दर्शाता है। कार्डिक पेशी कभी भी थकती नहीं है, जैसे कि हमारा दिल पूरी जिंदगी काम करता रहता है। इन्हें कभी भी आराम की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, नीचे दिए गए चित्र में आप देख सकते हैं, इसकी कोशिका में केवल एक ही नाभिक होता है, मतलब ये एक केंद्रीय होते हैं और इनमें एक कोशिका से दूसरी कोशिका निकलती हुई दिखाई देती है, मतलब ये शाखित होते हैं, मतलब ये शाखाओं वाले होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं तंत्रिका ऊतक के बारे में। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं उत्तेजित होने के लिए अत्यधिक विशिष्ट होती है, मतलब जो कोशिका होती है तंत्रिका ऊतक में वो तुरंत काम कर देती है और जो भी सूचना होती है उसे जल्द ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दोस्तों, हमारे शरीर में सूचना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम तंत्रिका ऊतक ही करता है। मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसें सभी तंत्रिका ऊतक से ही बनी होती है। दोस्तों, ये चित्र आपको तंत्रिका ऊतक को दर्शाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि पेशीय ऊतक क्या होते हैं, जिसके बाद हमने सीखा कि तंत्रिका ऊतक क्या होता है। दोस्तों,